अब क्लास 8th एनसीईआरटी का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोए का लेक्चर नंबर 5 हम कंप्लीट करने जा रहे हैं और ये हमारा लास्ट लेक्चर है। मैंने फिर कहा एएमयू बीएचयू जीएमआई स्कूल सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इनके पढ़ने के बाद ना बने। कोई भी टैलेंटिक्स का एग्ज़ाम ले लो जो एलिन वाले लेते हैं, कोई भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे ना तो आराम से बन जाएगा। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो फूड प्रिजर्वेशन को देखते हैं। तो कहते हैं इन चैप्टर वन में हमने क्या देखा था, वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन। चैप्टर 1 में हम लोग ने पढ़ा था फूड्स के बारे में, क्रॉप्स के बारे में कंप्लीट, और हमने ये भी देखा था कि बहुत ही लार्ज स्केल पे फूड का प्रोड्यूस करना और उसको स्टोर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर स्टोर सही से नहीं कर पाओगे तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो स्टोर करने के लिए हम लोग ना सिलोज, याद है, ग्रेनरीज, ये सब सेट किए थे और ये सब के बारे में देखे थे। तो इसमें क्या होता था, क्रॉप्स प्रिजर्व होते थे। तो कहता है हाउ डू वी प्रिजर्व कुकड फूड एट होम। इसमें क्या होता था, क्रॉप प्रिजर्व्ड होते थे, और ये कह रहा है कि कुकड फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं होम पे, प्रिजर्व होम पे कैसे करते हैं कंप्लीट। तो डू यू नो डैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन अटैक्ड बाय फंगस। तुम जानते हो कि एक फंगस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ मॉइस्ट कंडीशन पे ही ग्रो होता है। जहाँ देखोगे मॉइस्चर है वहाँ फंगस, जहाँ देखोगे मॉइस्चर वहाँ फंगस, जहाँ देखोगे मॉइस्चर वहाँ फंगस कंप्लीट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉयल आवर फूड। तो कहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जो हमारे फूड को स्पॉयल करते हैं। तो अब कह रहा है क्या स्पॉयल फूड एमिट बैड स्मेल। जो फूड खराब हो चुका है उससे बैड स्मेल निकलता है, तो आंसर यस। एंड हैज़ अ बैड स्टेट, बैड टेस्ट, तो ये भी यस, टेस्ट भी बेकार होता है। एंड चेंज्ड कलर, ये भी यस। इज स्पॉइलिंग अ फूड अ केमिकल रिएक्शन, क्या यह केमिकल रिएक्शन है। तो इसका आंसर तुम ढूंढ लेना, तीन को तो बता दिया मैं, यस 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 यस। अभी जो कहानी ये चल रहा है कि जो पहेली है वो मार्केट गई और कुछ मैंगो खरीद कर लाई और उसे कुछ दिन तक नहीं खाई, छोड़ दी घर पे। कुछ दिन बाद जाती है, 4-5 दिन बाद या 6 दिन बाद, तो देखती है कि उनका मैंगो जो है ना सड़ चुका है। क्या सड़ चुका है। पहली के दिमाग में ख़याल आया कि उनकी दादी माँ, ग्रैंड मदर, मैंगो पिकल्स बनाती थी। क्या मैंगो पिकल्स बनाती थी, और कहती है और वो देख रही है कि वो डज़ नॉट स्पॉयल फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय तक ये ख़राब नहीं हो रहा था। तो इसके दिमाग में चल रहा था कि हम आम लाए और 4-5 दिन रखे और ख़राब हो गया, लेकिन दादी माँ पिकल्स, मैंगो का पिकल्स बनाई और वो ख़राब नहीं हुआ, सालों साल चल रहा है। तो वो कंफ्यूज्ड है इसी बात को लेकर। तो कहता है लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड्स इन आवर होम्स। तो चलो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से कॉमन मेथड है जिसके तहत हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो उनके बारे में देखेंगे। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हमें फूड को सेव करना है किसके अटैक से, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से फूड को सेव करना है। आगे चलो, केमिकल मेथड्स। तो सबसे पहला मेथड जो पढ़ेंगे वो हमारा ये है, केमिकल मेथड। साल्ट एंड एडिबल ऑयल और ऑल्सो कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमन, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, which of the following is a common chemicals generally used to check the growth of microorganism। ऑप्शन में होगा salt and edible oil। क्या salt and edible oil, क्या मारोगे, salt and edible oil मारना, therefore are called preservative। तो salt and edible oil एक प्रिजर्वेटिव है जिसका इस्तेमाल होता है किस लिए, चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कंप्लीट। वी ऐड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स। हम लोग अचार में क्या डालते हैं, मैंगो है, पहली का क्वेश्चन था मैंगो, दादी माँ मैंगो का पिकल्स बनाती है,
तो वो सालों साल टिक पाता है। और मैं आम लाई खरीद कर 10 दिन रखी, 5 दिन रखी, ख़राब हो गया। तो वही कह रही है कि वी एड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये पिकल में साल्ट प्लस एसिड डाल दो तो इसमें क्या होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाता। तो सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव, याद रख लेना। व्हाट आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन पिकल्स? तो सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट। क्या? सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट, यहाँ पे लिखता हूँ सोडियम बेंजोएट सोडियम मेटा बाइसल्फेट, मेटा बाइसल्फेट, याद रख लेना। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैशेस। ये जैम्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे? जैम्स, जब जैम खाते हो ना शौक से, स्क्वैश में। और चेक देयर स्पॉइलेज, उनके खराब हो, वो ख़राब ना हो सके इसीलिए। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, ये सेकेंड स्टेप है। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व द मीट, फिश और एग। देखो मीट को, फिश को, मीट और फिश को प्रिजर्व करना होगा लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसको क्या होते हैं, साल्ट में डुबा देते हैं। क्या? साल्ट में डुबा देते हैं और फिर उसको बेचो। मतलब तुम्हारा शॉप अगर मीट का है या फ़िश का है और नहीं बिक रहा है, तो पहले उन पे साल्ट लगा दो कि मीट ख़राब ना होए, और फिर उसको बेचना स्टार्ट करो। कंप्लीट। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। समझ गए? ड्राई साल्ट से कवर कर देते हैं मीट और फिश को, ड्राई साल्ट से। ये क्या करता है, माइक्रोब्स या बैक्टीरियल ग्रोथ को चेक करता है। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रो मैंगोज, टैमारिंड। कंप्लीट। आगे देखो, शुगर, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, ये थर्ड स्टेप है हमारा। देखो, जैम एंड जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। याद रखना, शुगर से जैम्स, जेलीज, जितना मीठा मीठा चीज़ है। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल द फूड। मैंने क्या कहा था, फंजाई वहाँ ग्रो होता है जहाँ पे मॉइस्चर होता है, बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ ग्रो होता है जहाँ पे मॉइस्चर होता है। ये शुगर क्या करता है, चीनी मॉइस्चर को ख़त्म कर देता है। क्या करता है? मॉइस्चर फिनिशर कौन है? शुगर। तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया या माइक्रोब्स ग्रोथ ही नहीं करवाता। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ पिकल्स। मतलब ज़्यादातर पिकल्स में तेल और विनेगर ऐड करते हैं। क्यों? बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट, क्योंकि ये बैक्टीरियल के लिए फेवरेबल नहीं है। बैक्टीरियल हमेशा फेवरेबल इन्वायरमेंट में रहता है, लेकिन जहाँ पे ऑयल और विनेगर दे दोगे, विनेगर एक एसिड होता है ना, विनेगर दे दोगे, बैक्टीरिया वहाँ मर जाएगा। तो इसकी वजह से पिकल्स हमारा सेफ होता है। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। कंप्लीट। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश, मीट, ये सब इस मेथड से प्रिजर्व होते हैं, तो याद रख लेना। चौथा हमारा है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट स्टोर्ड और यूज्ड। कहने का मतलब, जब भी दूध देकर जाता है या जाती है घर पे, तो मम्मी क्या करती है, उसे ना उबालते हैं गैस पे। ओके, उसे बॉयल करते हैं घर पे, फिर उसके बाद उनको फ्रीज़ में रख देती है या कहीं भी स्टोर, या पीने को देती है, या कुछ चाय बनता है, जो भी हो। तो बॉयलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसको इसलिए बॉयल करते हैं क्योंकि बॉयलिंग से जितने मिल्क में बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सब खत्म हो जाता है। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में हम खाना क्यों रखते हैं? तो देखो, लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो इसलिए, क्योंकि टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर कम होगा, तो कम टेम्परेचर में माइक्रोब्स ग्रो नहीं होता। कंप्लीट। पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। देखो, पैकेट वाला दूध खरीदते हो, अगर वो पास्चराइज है तो उसे बिना बॉइलिंग के भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पास्चराइजेशन प्रोसेस में ही पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है।
कहता है तो इसीलिए बिना बॉइलिंग के तुम उसे कंज्यूम कर सकते हो। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 700 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 सेकेंड के लिए एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। मतलब 5 से 700 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 700 डिग्री सेल्सियस तक मिल्क को बॉयल कर देता है और फिर उसके बाद 15 से 30 सेकेंड के लिए एंड देन सडनली चिल्ड किया जाता है ठंडा। तो उससे क्या होता है, सडन चिल्ड से जितने भी हीट एंड कोल्ड, हीट कोल्ड, हीट कोल्ड, हीट कोल्ड, ये देखो हीट कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। पाश्चुराइजेशन का मतलब ये समझ लेना, पाश्चुराइजेशन एक सज़ा है। कैसा सज़ा? हीट हीट और कोल्ड, एक के बाद सडन बहुत ही ज़्यादा हीट और फिर सडन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, चिल्ड कोल्ड कंप्लीट। तो उससे क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया फंगाई होते हैं सब मर जाते हैं। बाय डूइंग दिस इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाएगा। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पाश्चर। तो पाश्चराइजेशन को डिस्कवर किसने किया था? लुईस पाश्चर, और इट इज़ कॉल्ड पाश्चराइजेशन कंप्लीट। आगे देखो, वाई डज़ द मिल्क डैट कम्स इन पैकेट नॉट स्पॉयल? जो पैकेट में मिल्क आता है वो ख़राब क्यों नहीं होता? माई मदर टोल्ड मी डैट मिल्क इज़ अ पाश्चराइज्ड। मेरी माँ बोली थी कि वो जो मिल्क होता है ना वो पाश्चराइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? पाश्चराइज्ड होते हैं कंप्लीट। तो व्हाट इज़ पाश्चराइजेशन? तो पाश्चराइजेशन क्या होता है? तो पाश्चराइजेशन क्या होता है ये हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया है। पाश्चराइजेशन क्या होता है? पाश्चराइजेशन जहाँ बोला ना एक सज़ा है, एक सज़ा है। मिल्क को दिया जाता है, किसको? दूध को दिया जाता है। दूध को एक के बार हॉट, एक के बार कोल्ड, हीट कोल्ड, हॉट भी एकदम 700 डिग्री सेल्सियस वाला और कोल्ड भी एकदम चिल्ड वाला कंप्लीट। हीट कोल्ड दो गया, वो भी 15 से 30 सेकंड के अंदर, 15 से 30 सेकंड के अंदर। तो वो ना उसके अंदर जितने भी माइक्रोबियल ग्रोथ होंगे ना सब मर जाते हैं, इसीलिए वो ख़राब नहीं होता मिल्क। समझ गए? तो पाश्चराइजेशन प्रोसेस ही है जो मिल्क को ख़राब नहीं होने देता। और जो भी मिल्क पाश्चराइज है उसको बिना बॉयल किए हुए भी तुम पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोरेज एंड पैकिंग, ये देखो ये भी एक तरीका है पांचवा जिससे तुम सेव कर सकते हो फूड को। दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन अ सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। मतलब एक ऐसा बैग बनाओ जिसमें न बाहर, अंदर का बाहर न बाहर का अंदर, एकदम फुल सील्ड हो। तो बाहर का माइक्रो एयर अंदर नहीं आ पाएगा, बाहर का मॉइस्चर अंदर नहीं आ पाएगा, जिससे माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं हो पाएगा कंप्लीट। तो उससे क्या होगा? प्रिजर्व्ड होगा। तो आजकल वेजिटेबल्स जो भी ड्राई फ्रूट सोल्ड हो रहे हैं सब ऐसे ही आ रहा है पैकेट में। अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, इसमें कोई मसला होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 7th और 6th में। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अ लेगुमिनस प्लांट। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरियम है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरियम। ये क्या होता है? फिक्स करता है, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहाँ? रूट में। किसके रूट में? लेगुमिनस प्लांट के, लेग्यूमिनस प्लांट के। रिकॉल द राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। वो रहता ही है वहाँ पे, सच एज बीन, पीज, विच इज़ अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। राइजोबियम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप रखता है किसके साथ? तो रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट के साथ, और वही नाइट्रोजन फिक्स करता है और उसको न्यूट्रिशन देता है कंप्लीट। रूट न्यूट्रिशन देता है, ये नाइट्रोजन देता है। ये रूट क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है और शेल्टर देता है, और ये क्या करता है? राइजोबियम इसको नाइट्रोजन देता है। समझ गए? समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग करवा के नाइट्रोजन फिक्स कर दो। बट यू नो डैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट। लेकिन एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ना वो 78% है ना, क्या है? तो वो कांस्टेंट ही होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। देखो ये रूट है, रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट विद रूट नोड्यूल, और यहीं पे क्या होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरियम होते हैं। क्या होता है? कैसा रिलेशनशिप है रूट का और रूट का राइजोबियम का? कैसा रिलेशनशिप है? म्यूचुअल। क्या रिलेशनशिप है? म्यूचुअल रिलेशनशिप है कंप्लीट। अब देखो बताता हूँ आगे।
म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होता है, राइजोबियम इसको क्या देगा, नाइट्रोजन देगा, राइजोबियम इसको N2 देगा, और ये क्या देगा, फूड और शेल्टर देगा, क्या देगा, फूड शेल्टर देगा। तो ये हो गया, ये इसको नाइट्रोजन दे रहा है और ये इसको फूड शेल्टर दे रहा है, किसको, इसको कंप्लीट। तो इससे फ़ायदा हो गया, दोनों को फ़ायदा हो रहा है, तो इसीलिए चलो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में देखेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है। तो अब इसके बाद हमारा चैप्टर बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। इन आवर एटमॉस्फेयर 78% नाइट्रोजन गैस है, बात है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एज अ पार्ट नाइट्रोजन पार्ट ऑफ प्रोटीन होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के लिए भी नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी होता है, न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA और वाइटामिन्स के लिए भी। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट्स और एनिमल्स। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है वो ना तो प्लांट के द्वारा डायरेक्टली लिया जाएगा और ना ही एनिमल के द्वारा डायरेक्टली लिया जाएगा। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है ये तो ना ही प्लांट के द्वारा डायरेक्ट लिया जाएगा, ना ही एनिमल के द्वारा डायरेक्ट लिया जाएगा, क्या, दोनों के द्वारा डायरेक्ट नहीं लिया जाएगा। तब तक कहते हैं सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae प्रेजेंट इन द सॉइल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। वही तुम लाख पढ़ लो नाइट्रोजन साइकिल, लेकिन क्वेश्चन तुम गलत करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कि नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कन्वर्ट इनटू द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। तो वही बोलेगा कि रूट जो होता है ना प्लांट का, वो कौन से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को लेता है। अब तुम फंस गए यहीं पे, तो ये इसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस अनयूजेबल कंपाउंड। अब बोलेंगे भाई आप यहाँ पे ये बताए नहीं, तो मैं बता रहा हूँ ना, तुम टेंशन क्यों लेते हो, अभी रुको 2 मिनट वेट करो ना, सब बता देता हूँ। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल एंड थ्रू द रूट सिस्टम। कंप्लीट कि जो सॉइल और रूट, सॉइल में जो रूट है ना प्लांट का, उसके द्वारा कौन सा चीज़ यूजेबल होगा। यूजेबल कंपाउंड कौन है, नाम क्या यूजेबल कंपाउंड का, नाइट्रोजन तो यूज़ नहीं होता। नाइट्रोजन ऑन्स नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड। नाइट्रोजन कौन सा यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, उसका नाम कहाँ है, लेकिन क्वेश्चन में नाम आएगा ना। ये देखो ये लाइन NCERT का कह रहा है नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड। कौन सा यूजेबल कंपाउंड, और फिर इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। तो वही जानना है। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन का उसके बाद इस्तेमाल होता है प्लांट के प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और अदर कंपाउंड बनाने के लिए। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। और जो एनिमल, देखो एक बढ़िया से समझाता हूँ, रुक जाओ। देखो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, कंप्लीट, ये है प्लांट, कंप्लीट, ये प्लांट का रूट, ये है रूट। देखो ये नाइट्रोजन एक कंपाउंड में बदलेगा जो NCERT कह रहा है, और ये कंपाउंड जाएगा रूट में, प्लांट का रूट लेगा, इससे क्या करेगा ये प्लांट, देखो इससे प्लांट ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। एनिमल है, ये इंसान है, ये प्लांट को खाएगा, तो ये प्रोटीन कहाँ आ जाएगा, इंसान के अंदर आ जाएगा, इंसान के अंदर प्रोटीन आ जाएगा, ये प्रोटीन आ जाएगा, साथ में नाइट्रोजन भी आ जाएगा, नाइट्रोजन कंपाउंड भी आ जाएगा, कंप्लीट। तो ऐसे ट्रांसफ़र होगा। कहने का मतलब नाइट्रोजन इज़ देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन और अदर कंपाउंड, और अदर कंपाउंड प्लस अदर कंपाउंड प्लस अदर कंपाउंड। देखो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, एक कंपाउंड में बदल गया। नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट रूट नहीं लेगा, वो कंपाउंड में चेंज होगा पहले, फिर वो कंपाउंड को रूट लेगा। NCERT पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, यही कंपाउंड का नाम पूछेगा, बताओ ये कौन सा कंपाउंड है। तो मैं बताऊंगा ना, सब बताऊंगा, तुम टेंशन क्यों, ऐसे तोड़ूंगा ना कि तुम्हारा NCERT ना एक लाइन एक कॉमा तक नहीं छूटने वाला। देखो ये कंपाउंड प्लांट लिया, ये प्लांट से ये प्लांट लिया, प्लांट का रूट, और इस कंपाउंड से क्या बनाया, प्रोटीन बनाया प्लस अदर कंपाउंड बनाया। एनिमल क्या किया, ये इंसान है, खा गया पौधा को, तो एनिमल में क्या चला गया, ये प्रोटीन, पौधा में जो प्रोटीन बना था ये प्रोटीन भी चला गया, और कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड भी चला गया। कंप्लीट हो गया, यही वाला पॉइंट है। देखो दोनों कहता है व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, और जैसे प्लांट या एनिमल डाई होता है, कंप्लीट, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। अब मान लो ये दोनों मर गया, क्या, फिर से मार दो इनको,
मान लो ये भी मर गया, ये भी मर गया, डेड डेड हो गया। तो सॉइल में, ये सॉइल है, ये सॉइल है, सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करेगा, ह्यूमस में बदल देगा। क्या? ह्यूमस में बदल देगा। क्यों? क्योंकि ये जब डेड होगा ना तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाएगा। तो इस नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देगा टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन, और फिर से वो प्लांट के द्वारा इस्तेमाल हो जाएगा। कंप्लीट। देखो भाई, इतना सिस्टमेटिक वे में चल रहा है सब कि मतलब क्या बताऊँ मैं। देखो, सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट्स सम पार्ट्स ऑफ देम इनटू नाइट्रोजन गैस एंड गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। कह रहा है जो प्लांट ये नाइट्रोजनस कंपाउंड ले रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा नहीं लेगा, कुछ ना क्या कुछ और बैक्टीरिया होगा जो इस कंपाउंड को फिर से नाइट्रोजन में बदल देगा। देखो, प्लांट को जितना कंपाउंड की ज़रूरत होगा प्लांट उतना ले लेगा, लेकिन जो कंपाउंड बचेगा ना उसको फिर से कोई बैक्टीरिया होगा, कुछ बैक्टीरिया होगा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो क्या करेगा, इस कंपाउंड को फिर से एटमॉस्फेयर में बदल जाएगा। मतलब देखो, तुम्हारे पास खाना बहुत ज़्यादा है, देखो ये नाइट्रोजनस कंपाउंड बहुत ज़्यादा है, तो प्लांट को जितना ज़रूरत होगा उतना ही ना यूज़ करेगा, फिर क्या करेगा, बाकी को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फिर से नाइट्रोजन में बदल देगा। तो इस वजह से जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो बरकरार रहता है। समझ गए? एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। कंप्लीट। ये वाला है, लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ तुमको, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन होता है। एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन होता है। अब ये नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है अमोनिया में। क्या? ये नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है अमोनिया में, किसके द्वारा? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो साइनोबैक्टीरिया जैसा राइजोबियम हो गया। कंप्लीट। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर के फ्री नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है, फिर अमोनिया से नाइट्राइट में बदलता है। नाइट्राइट का फार्मूला देखो, NO2-1। नाइट्राइट का फार्मूला NO2-1। देखो किसके द्वारा, अमोनिया से नाइट्राइट किसके द्वारा बनता है, तो बदलता है। तो ये देखो, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। कंप्लीट। और फिर क्या करता है, ये नाइट्राइट नाइट्रेट में बदलता है, नाइट्रेट में बदलता है। और ये नाइट्रेट में बदलने वाला बैक्टीरिया का नाम नाइट्रोबैक्टर। कंप्लीट। नाइट्रोबैक्टर। और ये नाइट्रेट को प्लांट का रूट इस्तेमाल करता है, लेकिन प्लांट सारे के सारे नाइट्रेट को इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो उसके लिए क्या होता है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो फिर से उस नाइट्रेट को बदल देता है नाइट्रोजन गैस में। तो इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। वही है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में, बैक्टीरिया टर्न फिक्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये एनिमल ईट, ये पूरा ये लाइन समझा चुका हूँ मैं। तो आपका ये चैप्टर अब फिनिश होता है, ये याद रख लेना, ये एक बार देख लेना। वैसे मैं इनको बहुत बार समझा रखा हूँ पहले वाले चैप्टर में, प्रीवियसली मैं बहुत मरतबा समझा रखा हूँ, नहीं तो एक बार और समझना चाहते हो तो वो भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मैं ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज़म में 2-4 मरतबा बता ही रखा हूँ। तो फिर यही है, नाइट्रोजन साइकिल तुम्हारा ख़त्म हो गया और बस ऐसे ही चलता रहेगा।